स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सेल के अंदर जो एक्सेल का इंट्रोडक्शन है वो और एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट और नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं और क्या उनका यूजेज होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, एक्सेल के अंदर जब हम टेक्स्ट को या फिर नंबर्स को फॉर्मेट करते हैं तो वो सारी चीज़ें तो हम अपने जो MS वर्ड होता है उसके अंदर भी कर ही लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग का पार्ट है वो एक्सेल और MS वर्ड इन दोनों में सेम ही है। क्योंकि अगर हम MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं तो वही सारी चीज़ें हमारे MS एक्सेल के अंदर होती हैं और सेम उसी तरीके से हम एक्सेल के अंदर भी नंबर्स को या फिर जो टेक्स्ट होता है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें एक्सेल को MS वर्ड से डिफरेंट बनाती है वो होती है फॉर्मूला, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगा के और उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हम MS वर्ड के अंदर नहीं कर सकते। हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज का यूज़ करके उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर ईजिली कर सकते हैं। अब जब हम एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो सबसे पहला रूल होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो होता है कि जब भी कोई फार्मूला हम एक्सेल के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। यानी कि जब भी हम एक्सेल की सेल के अंदर इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो एक्सेल है उसको पता लग जाता है कि अब यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला यूज़ होने वाला है और उसी हिसाब से हमारा जो एक्सेल है उसकी जो सेल है वो फिल होती है। तो एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाने का पहला रूल यही होता है कि जो फार्मूला होता है हमारा वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। दूसरा रूल ये होता है कि जब हम किसी एक्सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटर होना ज़रूरी है, जिस बेस पे हमारा जो एक्सेल है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। और तीसरा रूल ये होता है कि हम एक्सेल के अंदर किसी सेल को उसके सेल एड्रेस से डिनोट करते हैं। किसी सेल के ऊपर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम उसके एड्रेस से ही कॉल करते हैं, उसके एड्रेस से ही हम उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर फार्मूला को और अच्छे से समझने से पहले हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो जब किसी दो नंबर के बीच में हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनके बीच में जो हम सिंबल लगाते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो भी हम इसके बीच में जो सिंबल यूज़ करते हैं इन सभी सिंबल्स को हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब बेसिकली जो एक्सेल के अंदर ऑपरेटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर और लास्ट में होते हैं हमारे रेफरेंस ऑपरेटर्स। अब हम बारी बारी से इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। तो जो ऑपरेटर हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे ऑपरेटर हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। इसमें कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनका नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है, जो उनका फंक्शन है वो सेम ही होता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं प्लस माइनस ऑपरेटर। जो प्लस माइनस ऑपरेटर होते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हम अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं। अगर हम किसी दो सेल का कंटेंट है उनको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और अगर हम एक सेल में से दूसरी सेल की जो वैल्यू है वो उसको माइनस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो थर्ड अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा एस्ट्रिक्स, जो कि एक स्टार से डिनोट होता है। जो एस्ट्रिक्स ऑपरेटर होता है या फिर जो स्टार ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर को हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। यानी जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर एस्ट्रिक्स ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये सिंपल हमारे जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है उसी की तरह काम करता है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर। जो फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर होता है ये हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे मैथ्स के अंदर डिवीजन काम करता है। यानी कि जब भी हमें अपने एक्सेल के अंदर कोई डिवीजन का काम करना होता है तो उसके लिए हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर में जो फॉरवर्ड स्लैश होता है उसका यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश के बाद आती है परसेंटेज ऑपरेटर की। जो परसेंटेज ऑपरेटर होता है वो हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे मैथ में हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ें 100 में से कैलकुलेट करनी होती है तो उस टाइम पे हमें परसेंटेज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अरिथमेटिकल ऑपरेटर में जो लास्ट में ऑपरेटर आता है वो आता है कैरेट ऑपरेटर। जो कैरेट ऑपरेटर होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। जब भी हमें कहीं पावर की बात आती है, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर इक्वल टू 8, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, तो इस प्रकार की जो हम पावर यूज़ करते हैं तो उस पावर को डिनोट करने के लिए हम इस कैरेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ये थे हमारे सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर
ऑपरेटर के बारे में। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमें किसी दो नंबर का या फिर किसी दो सेल का आपस में कंपेयर करना होता है। इन कंपैरिजन को परफॉर्म कराने के लिए ही हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो एक प्रकार से कंडीशन को चेक करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 = 2, तो ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू होगी। या फिर अगर मैं लिखता हूँ 2 = 3, तो ये हमारा जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें भी फॉल्स मिलेगा। इसी प्रकार इक्वल टू के साथ साथ हमारे आते हैं लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये सारे के सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये हमारे जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनका जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। अगर मैं लिखता हूँ 2 ≠ 3, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर मैं लिखता हूँ 2 ≠ 2, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो ये हमारे रिजल्ट में मिलते हैं कि इसकी जो कंडीशन जो हम चेक कर रहे हैं उसका रिजल्ट है वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। और जो लास्ट में हमारे ऑपरेटर आते हैं वो आते हैं हमारे रेफरेंस ऑपरेटर। जो रेफरेंस ऑपरेटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कोलन, कोमा और स्पेस। जैसे हमारे एक्सेल में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं A1 to C4, तो जो हमारा A1 से लेके जो C4 के बीच में जितनी भी सेल हैं वो हमारी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो उस रेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस कोलन साइन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे A1 C4 और जो A1 और C4 के बीच की जितनी भी सेल है वो हमारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद बात आती है कोमा ऑपरेटर, जिसको हमें एक प्रकार से यूनियन ऑपरेटर का नाम देते हैं। जब हमें दो डिफरेंट रेंज को सेलेक्ट करना होता है तो उसके दोनों रेंज के बीच में हमें कोमा लगाना होता है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो पहली रेंज है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी और हमारी जो दूसरी रेंज है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम कोमा ऑपरेटर का या फिर जो यूनियन ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद जो लास्ट में ऑपरेटर आता है वो आता है स्पेस ऑपरेटर। स्पेस ऑपरेटर का हमें एक प्रकार से यूज़ होता है जब हम किसी दो रेंज के अंदर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हैं, इसलिए इसी को हम इंटरसेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम जब करेंगे जब हम दो रेंज अलग अलग सेलेक्ट करते हैं और दोनों रेंज में जो चीज़ें कॉमन है उस कॉमन रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं जो हम अपने एक्सेल के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको एक्सेल के जो ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और इससे जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।